अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है पर्सन परसेप्शन, जो कि सोशल साइकोलॉजी में आता है। पर्सन परसेप्शन समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि परसेप्शन क्या होता है। आप लोगों ने शायद फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा कि परसेप्शन क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि परसेप्शन एक प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, या सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी नॉलेज अपने सेंस ऑर्गन से गेन करते हैं, लेते हैं, वो मीनिंगफुल नॉलेज नहीं होती, बल्कि उस नॉलेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए परसेप्शन काम आती है। उस नॉलेज को प्रोसेस किया जाता है और फिर उसे मीनिंगफुल डेटा नॉलेज बनाया जाता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है या हेल्प होती है। इस सारी प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं, जिसमें मीनिंगलेस डेटा को एक मीनिंग दी जाती है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से जान सके। रहा सवाल पर्सन परसेप्शन का, तो यहाँ पे हम परसेप्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पर्सन परसेप्शन में हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंसानों के मुतालिक हमें जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम इंसान का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं। It's a process through which we seek to know and understand other people। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लोगों की एक्टिविटी के पीछे जो रीजन है वो समझने की कोशिश करते हैं, लोगों का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। कई तरह की मेंटल प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए से हम लोगों के बारे में इंप्रेशंस डेवलप करते हैं, यानी कि हम लोगों के बारे में आइडियाज डेवलप करते हैं, लोगों के बारे में फीलिंग्स डेवलप करते हैं, लोगों के बारे में ओपिनियन डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है सामने वाले इंसान से, सामने वाले इंसान के बिहेवियर से। उस बिहेवियर या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक ओपिनियन बना लेते हैं उस इंसान के मुतालिक, उस इंसान की पर्सनालिटी के मुतालिक या उस इंसान के बिहेवियर के मुतालिक। पर्सन परसेप्शन को कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कई सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने थ्योरीज दी, जिन थ्योरीज को हम एट्रीब्यूशन थ्योरीज कहते हैं। जो एट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है द एक्शन ऑफ थिंकिंग दैट समथिंग इज द रिजल्ट और वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। एट्रीब्यूशन का मतलब ये है, ये एक एक्ट है, ये एक एक्टिविटी है, ये समझने की कि किसी भी बिहेवियर या किसी भी चीज के पीछे कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है, यानी कि किसी भी बिहेवियर के पीछे कोई रीजन होता है, वो बिहेवियर ऑटोमेटिक नहीं होता। इसी तरह इंसान के किसी भी काम के पीछे उसका कोई रीजन होता है वो करने का। तो ये जो एक्टिविटी है, ये चीज समझना कि किसी भी काम या किसी भी रिजल्ट के पीछे रीजंस होते हैं, इस एक्टिविटी को हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज के पीछे, किसी भी काम या किसी भी बिहेवियर के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, चाहे फिर वो इंटरनल रीजंस हो, चाहे फिर वो एक्सटर्नल रीजंस हो, चाहे फिर इंसान अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है या फिर उसे खुद का उसमें फायदा हो, या फिर इंसान की सिचुएशन ऐसी हो कि वो ऐसा काम करने पर मजबूर होता हो या ऐसा बिहेवियर शो करने पर मजबूर होता हो। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी वो दी थी फ्रिट्ज हाइडल ने 1958 में। इसे फादर ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसकी बेसिक जो थीसिस थी वो ये थी कि इंसान जब भी किसी और इंसान के बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बिहेवियर के पीछे जो रीजंस हैं वो जानने की कोशिश करता है, तो इंसान सिर्फ दो रीजंस पे फोकस करता है। या तो किसी भी इंसान के बिहेवियर के पीछे इंटरनल रीजंस हो सकते हैं या फिर उस बिहेवियर के पीछे एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। इंटरनल रीजंस को इन्होंने नाम दिया डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन या इंटरनल एट्रीब्यूशन, जिसमें इन्होंने कहा कि आउटकम इज एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल कॉजेस। जो भी रिजल्ट हमारे सामने है, जो भी बिहेवियर हमारे सामने है, वो बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉजेज है। इंटरनल जितने भी कॉजेज होते हैं वो इंसान के अंदर होते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। इंटरनल कॉजेज में इसने क्या कहा कि जब भी इंसान कोई बिहेवियर शो करता है तो हम ये मानते हैं कि अगर इसके इंटरनल कॉजेज है तो वो इंसान खुद उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसने ऐसा बिहेवियर उसकी स्किल्स, एबिलिटीज या फिर इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा शो किया। इंटरनल कॉजेज का मतलब है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है, इंसान के अंदर जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज की वजह से या उन एबिलिटीज के बेसिस पे इंसान वो बिहेवियर शो कर रहा है।
इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि एक बच्चा एग्जाम में फेल हुआ है या फिर एग्जाम में उसने कम मार्क्स लाए हैं, तो हम ये समझते हैं कि उस बच्चे की इंटेलिजेंस या तो कम होगी, या फिर वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, या फिर वो बच्चा बहुत ज्यादा लेजी होगा कि वो पढ़ नहीं पाता होगा। तो ये तीनों जो रीजंस हैं, ये तीनों जो कारण हैं, ये इंसान के इंटरनल कॉजेज हैं जो इंसान के अंदर मौजूद हैं। उस वक्त हम एक्सटर्नल कॉजेज जो हैं, सिचुएशनल कॉजेज को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चे की खुद की गलती है, इस वजह से बच्चे को कम मार्क्स मिले या फिर बच्चा फेल हो गया। इन्होंने जो दूसरा टाइप बताया एट्रीब्यूशन का, उसे हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशन या फिर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कहते हैं। सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में हम इंसान के जो एक्सटर्नल कॉजेज हैं वो देखते हैं कि कहीं बिहेवियर के पीछे एक्सटर्नल कॉजेज तो मत है, कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट ना हो चुकी हो जिसकी वजह से इंसान ने ऐसा बिहेव किया। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कॉजेज होते हैं वो हम एक्सटर्नल बताते हैं कि बिहेवियर के पीछे एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज हैं। दूसरा, हम इंडिविजुअल को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते, उससे जो भी गलती हुई हो, उसने जो भी बिहेवियर शो किया हो, उस बिहेवियर के पीछे हम इंसान को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते। इसकी एग्जांपल मैं सेम ही दूंगा कि बच्चा जब फेल होता है तो वहां पे हमने क्या देखा कि हमने इंटरनल कॉजेज पे फोकस किया कि इंसान कि वो बच्चा जो है वो या तो कम इंटेलिजेंट है या फिर लेजी है या फिर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी एग्जांपल का दूसरा पार्ट देखा जाए कि हो सकता है वहां पे सिचुएशन का भी कुछ रोल हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से बच्चे के मार्क्स कम आए हो, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया हो। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि शायद बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार हो गया हो, इसकी वजह से उसने पढ़ाई नहीं की, या फिर जो एग्जाम की डिफिकल्टी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर एक लेवल का एग्जाम है तो उससे ऊपर वाली लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे या क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आए होंगे, तो उस लेवल के बच्चे ने हैंडल नहीं कर पाए होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो होगा या मार्किंग करने वाला जो भी टीचर होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, इस वजह से बच्चे के मार्क्स कम आए होंगे। तो किसी भी बिहेवियर के पीछे दोनों रीजंस हो सकते हैं, या तो सिचुएशनल रीजंस हो सकते हैं कि इंसान के सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि उसे ऐसा बिहेवियर शो करना पड़ रहा है, या फिर इंसान की पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से इंसान का ऐसा बिहेवियर डेवलप हो चुका होता है। ये थे एट्रीब्यूशन के दो टाइप्स जिनके बेसिस पे इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि इंसान के बिहेवियर के पीछे कौन से रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस हैं या एक्सटर्नल रीजंस हैं। लेकिन अक्सर लोगों को जज करने के टाइम हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस गलती को हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। अक्सर इंसान जजमेंट के टाइम पे ये गलती करता है। इसमें इंसान क्या करता है कि जब हम किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं, तब हम उसके ओनली इंटरनल कॉजेज देखते हैं और पूरा का पूरा ब्लेम उस इंसान के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन जब सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है, जब सेम गलती हमसे होती है, तब हम हमारी एक्सटर्नल कॉजेज को हाईलाइट करते हैं, तब हम उसके पीछे ये बताते हैं कि सिचुएशन की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, और हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। अपने सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए हम सिचुएशनल कॉजेज को हाईलाइट करते हैं और इंटरनल कॉजेज को हाइड कर देते हैं। इसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बोलते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी और इंसान को जज करने के टाइम हम पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं, चाहे फिर सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे इंसान की कोई भी गलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्राइविंग की बात करें, हम जब भी मार्केट में देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं लोग बहुत ही तेजी से ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर बाइक पे या गाड़ी में, तो जैसे ही हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जो रश ड्राइविंग कर रहा है, हम माइंड बना लेते हैं, हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, हम ये डिसीजन बना लेते हैं कि ये इंसान जो है ये इररेस्पॉन्सिबल इंसान है, जिसे ना खुद की फिक्र है ना किसी और की फिक्र है, इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम उसे इररेस्पॉन्सिबल इंसान वहीं पे करार देते हैं। हालांकि जब वो सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई हॉस्पिटल में होता है और हमें ब्लड देने के लिए जाना पड़ता है, उस टाइम हम भी वही करते हैं। हम तेजी से गाड़ी भगाते हैं, बाइक भगाते हैं, ना ही सिग्नल देखते हैं, ना ही रूट देखते हैं, ना ही ये देखते हैं कि लोग कितने लोग रास्ते पे चल रहे हैं। हम बस तेजी से हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम ये नहीं कहते कि हम गलत हैं या हम इररेस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ऐसा करने पे मजबूर थे, बल्कि सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन
ये सेम सिचुएशन जब किसी और के साथ होती है तब हम ये नहीं देखते कि उसके साथ सिचुएशन क्या है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हम डायरेक्टली उस इंसान को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन सेम सिचुएशन में जब हम वो सेम बिहेवियर शो करते हैं तब हम अपनी सिचुएशंस को आगे खड़ा करते हैं और खुद को डिफेंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सेकेंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन जो दी थी वो दी ई जोन्स एंड केथ डेविस ने 1965 में। उन्होंने 1965 में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन दी, जिनका मेन थीसिस, जिनका मेन मकसद ये था कि लोग ज्यादातर इंटरनल कॉजेज पे फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कॉजेज। जब भी परसीवर या ऑब्जर्वर किसी इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है तो वो ज्यादा फोकस इंटरनल कॉजेज पे करता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कॉजेज। इन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन इंटेंशनल होता है, कोई भी बिहेवियर इंटेंशनल होता है। इंसान अपनी मर्जी से जब भी कोई बिहेवियर शो करता है तो वो अपनी मर्जी से करता है। जब भी कोई काम करता है तो इंटेंशनली करता है, जानबूझकर करता है, अपनी मर्जी से करता है। इन्होंने कहा उन इंटरनल कॉजेज को समझने के लिए परसीवर को 3 क्राइटेरियाज के बारे में जानना जरूरी है, 3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात उन्होंने कहा कि एक्टर इज फुली अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। परसीवर किसी इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा, उसके पीछे रीजन समझने की कोशिश करेगा, तो पहली बात उसे ध्यान में रखना है कि जो इंसान ये बिहेवियर शो कर रहा है, जो भी इंसान ये काम कर रहा है, उस इंसान को इस काम के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरी नॉलेज होती है। उसे पता होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसे पता होता है कि इसका अच्छा फल मिलने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। अगर बुरे काम कर रहा है तो उसको ये भी पता होता है कि इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, ही इज एबल टू परफॉर्म द एक्शन। जब भी हम किसी इंसान को रेस्पॉन्सिबल मानेंगे किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी बिहेवियर के लिए, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो इंसान ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्लाइंड इंसान को बैड ड्राइविंग या रश ड्राइविंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि एक ब्लाइंड इंसान ड्राइविंग कर ही नहीं सकता। तो दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी एक्शन के लिए किसी इंसान को रेस्पॉन्सिबल करार देना हो तब ये ध्यान में रखना है कि क्या वो इंसान वो एक्शन कर सकता है, क्या वो इंसान वो एक्टिविटी कर सकता है, इज ही एबल टू डू दैट एक्टिविटी और नॉट। तीसरी बात उन्होंने बताया कि ही डेलिबरेटली परफॉर्म द एक्शन। जब भी कोई परसीवर किसी बिहेवियर के पीछे रीजंस जानने की कोशिश करेगा, किसी इंसान को समझने की कोशिश करेगा, तो उसे ये ध्यान में रखना है कि उसने जानबूझकर ये काम किया है, उसने जानबूझकर ये एक्टिविटी की है। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया कि किसी भी परसीवर को ध्यान में रखना है। पहला कि जो भी एक्टर है या जो भी बिहेवियर शो करने वाला इंसान है उसे पता है इस बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। दूसरा, क्या वो इंसान ये एक्टिविटी करने के लायक है या नहीं। तीसरा, इंसान जानबूझकर कोई भी काम करता है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो भी इंसान काम करता है वो जानबूझकर करता है, डेलिबरेटली करता है। इस थ्योरी को हम कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए जो कि इन्फ्रेंस को इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे डिसीजन बनाने को, जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं, किसी भी इंसान के बारे में जजमेंट देने को इफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर उन्होंने बताया कि चॉइस। इफ बिहेवियर इज फ्रीली चूजन। जब भी चॉइस की बात करते हैं, जब भी इंसान कोई बिहेवियर फ्रीली चूज कर रहा है, जब भी कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई भी बिहेवियर चूज करता है, जब भी इंसान मर्जी से कोई भी काम करता है, तब हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं अगर उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हों या बुरे हों, उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम उस इंसान को डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। वहां पर हम ये नहीं कह सकते सिचुएशन की वजह से उस इंसान को ऐसा करना पड़ा, बल्कि हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये जो शख्स है, ये जो बिहेवियर शो करने वाला इंसान है, ये जो ये एक्टिविटी करने वाला इंसान है, ये डायरेक्टली फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। दूसरा फैक्टर इन्होंने बताया कि जिसके बेसिस पे हम इंसानों को जज करने की कोशिश करते हैं या इंसानों के मुतालिक डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, वो है सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि इंसान जो है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो सिचुएशनल रीजंस की वजह से कर रहा है या फिर इंटरनल पर्सनालिटी या उसके ट्रेड्स की वजह से कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल ये है, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक इंसान बस में एंटर हुआ, सीट खाली है, वो सीट पे नहीं बैठता,
वो खड़ा भी नहीं बैठता, बल्कि वो बस में नीचे बैठ गया। वहां पे ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है इसकी सोशल डिजायरेबिलिटी लो है, यानी कि ये इंसान सोसाइटी से हटके है, इसकी एक्टिविटी सोसाइटी को मैच नहीं करती। अगर उस इंसान की एक्टिविटी सोसाइटी को मैच करती है देन उस शख्स की सोशल डिजायरेबिलिटी हाई होगी, और हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स कि सिचुएशन वहां पे फैक्टर होगा, या सिचुएशन वहां पे रीजन होगा। अगर इंसान सिचुएशन के अगेंस्ट या सिचुएशन से हट कोई भी बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे कि ये बस में बैठने वाला इंसान सोसाइटी से हट के बिहेवियर शो कर रहा है, वहां हम कह सकते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी यहाँ पे रीजन बनती है ऐसा बिहेवियर शो करने की। हो सकता है उस इंसान की कोई डिसेबिलिटी हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से इंसान ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तीसरा फैक्टर जो इंसान के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है उसे हम एक्सपेक्टेंसीज कहते हैं, यानी कि हमें किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस या पर्टिकुलर इंसान के मुतालिक कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं कि इस ग्रुप का इंसान ये काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं अगर कोई इंसान महात्मा गांधी को फॉलो कर रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे ये होंगे कि उस इंसान के अंदर भी महात्मा गांधी कुछ एटीट्यूड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते हैं। इसको हम एक्सपेक्टेंसीज कहते हैं कि किसी भी इंसान के मुतालिक पहले से ही एक्सपेक्टेशंस रखना, उन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम फिर उस इंसान की पर्सनालिटी या फिर उस इंसान के बिहेवियर को जज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर नंबर 4 जिसे हम नॉन कॉमन इफेक्ट्स कहते हैं। जब भी इंसान को 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं तब वो इंसान किस बेसिस पे अपना रिजल्ट देता है, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करता है। हम उस बेसिस को जानने की कोशिश करते हैं कि किस बेसिस पे एक इंसान ने कोई ऑप्शन चूज किया है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 ऑप्शंस के बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंसान ने किस बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन बनाया है, या अगर 2 ऑप्शंस के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तब हम इजीली बता सकते हैं कि इंसान ने ऐसा डिसाइड क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान को टूर के लिए जाना हो, उसके पास ऑप्शंस है कश्मीर और मुंबई, तब हम इजीली बता सकते हैं कि अगर कश्मीर चूज किया गया तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान को नेचर ज्यादा पसंद है या नेचुरल ब्यूटी ज्यादा पसंद है, हिली स्टेशंस पसंद होंगे, इस वजह से कश्मीर चूज किया। अगर उस इंसान ने मुंबई चूज किया तब हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान को समंदर पसंद है, बीच पसंद है, इस वजह से उसने मुंबई चूज किया। यहाँ पे डिसीजन बनाना इजी था। लेकिन अगर इंसान के पास ऑप्शंस हो कश्मीर और मनाली का, यहाँ पे दोनों जो ऑप्शंस हैं बहुत ही सिमिलर है, तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है कि इंसान ने कौन से बेसिस पे कश्मीर को चूज किया या फिर कौन से बेसिस पे मनाली को चूज किया। तो ये यहाँ पे इफेक्ट करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को, कि हमें मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि एक इंसान ने डिसीजन किस बेसिस पे लिया है। इसको हम नॉन कॉमन इफेक्ट्स कहते हैं। फैक्टर नंबर 5 हेडोनिस्टिक रिलेवेंस। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इंसान कोई एक्टिविटी करता है या बिहेवियर शो करता है, हम डायरेक्टली उसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस काम के लिए, या फिर उसके इंटरनल कॉजेज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस बिहेवियर के लिए। हालांकि एक्सटर्नल कॉजेज वाज़िह तौर पर वहां पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि यहाँ पे सिचुएशन की वजह से इंसान को ऐसा करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उस इंसान की पर्सनालिटी, उस इंसान के इंटरनल कॉजेज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उसके बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वेटर खाना लेके आता है ट्रे में, और अचानक से वेटर का जो पैर है वो स्लिप हो गया, अचानक से वेटर स्लिप हो गया और जो खाना है वो आपके कपड़ों पे गिर गया। वहां पर हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वेटर का जो पैर है वो स्लिप हुआ है, वेटर स्लिप हुआ इस वजह से खाना गिरा है, बल्कि हम डायरेक्टली वेटर को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस एक्टिविटी के लिए और सारा का सारा ब्लेम वेटर के ऊपर डाल देते हैं। इस चीज को हेडोनिस्टिक रिलेवेंस कहते हैं कि सिचुएशन सामने है कि सिचुएशन की गलती है, लेकिन हम फिर भी इंसान को ही ब्लेम करते हैं। फैक्टर नंबर 6 पर्सनलिज्म। पर्सनलिज्म का मतलब यह होता है कि जब कोई इंसान कोई काम करता है उस काम की वजह से हम इफेक्ट होते हैं और हम ये समझते हैं कि उस इंसान ने जानबूझकर ये काम किया है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 फ्रेंड्स कहीं पर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो ट्रैकिंग पर उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, उन्हें पानी की जरूरत हो, पानी बहुत कम बचा है, दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों को प्यास लगी है, लेकिन एक को पहले प्यास लगी उसने पानी पी लिया, अब पानी खत्म हो गया। अब जब दूसरे को प्यास लगी तो वो पानी ढूंढ रहा है लेकिन पानी खत्म हो चुका है।
तब वो यही सोचेगा ये जो मेरा दोस्त है इसने सारा पानी खत्म कर लिया, इसकी वजह से अब मुझे प्यासा रहना पड़ेगा, उसने ये सब जानबूझकर किया था, हालांकि उसे पता था मुझे भी प्यास लग सकती है। लेकिन जो पहला वाला था उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो भी सेम सिचुएशन में था, उसने भी अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ही पानी पिया था, जैसा दूसरा इंसान अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ही पानी ढूंढ रहा था। लेकिन फिर भी दूसरा वाला ऑटोमेटिकली यही सोचेगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। इसे हम पर्सनलिज्म कहते हैं, जब किसी और इंसान के बिहेवियर का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तीसरी एट्रीब्यूशन थ्योरी दी थी कैली ने 1967 में, जिसे हम कैलीज कोवेरिएशन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में उन्होंने ये बताया कि किसी भी बिहेवियर के पीछे इंटरनल कॉजेज है या फिर एक्सटर्नल कॉजेज हैं, ये जानने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था। इस थ्योरी को सबसे बेस्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी माना जाता है। और इन्होंने जो मॉडल दिया था, उन्होंने इसमें बताया जब भी इंसान किसी बिहेवियर को जज करने की कोशिश करता है तब वो 3 एविडेंसेस को ध्यान में रखता है। पहला एविडेंस इन्होंने बताया कॉन्सेंसस। इसमें इन्होंने बताया द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई इंसान बिहेवियर शो कर रहा है तो बाकी लोगों का उस सेम सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होगा। अगर सेम बिहेवियर होगा देन हम कह सकते हैं कॉन्सेंसस इज हाई, और उस इंसान की गलती नहीं है, उस इंसान की पर्सनालिटी वहां पे रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें सारे लोग वैसा ही बिहेव करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी भी थिएटर में शो चल रहा है, मूवी चल रही है, तो मूवी में कॉमेडी का सीन आया, वहां पे सब लोग हंस रहे हैं। अगर सारे लोग हंस रहे हैं दैट मीन्स कि सिचुएशन ही ऐसी है जहां पे हंसना है। लेकिन अगर कोई इंसान वहां पे नहीं हंस रहा है, कॉमेडी के सीन पे नहीं हंस रहा है, देन उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा किनसे, बाकी लोगों से। हम इस इंसान को अब ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये एक इंसान नहीं हंस रहा है। फॉर एग्जांपल जॉन नहीं हंस रहा है, लेकिन बाकी सारे लोग हंस रहे हैं। दैट मीन्स इस इंसान के बिहेवियर और बाकी लोगों के बिहेवियर में डिफरेंस है। वहां पर जॉन का जो कॉन्सेंसस होगा वो लो होगा। जब भी कॉन्सेंसस लो होता है तब हम ये कह सकते हैं कि इंसान सिचुएशन से हट के बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स उसकी पर्सनालिटी वहां पे रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी उस बिहेवियर की। दूसरा एविडेंस या दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया वो है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव्स इन द डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसका मतलब यह है कि सेम इंसान दो अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर शो करता है, ये हमें मदद करता है उस इंसान के बारे में डिसीजन बनाने में, या फिर ये चीज़ हमें मदद करती है उस इंसान को जज करने के बारे में। एक इंसान दो अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बिहेव करता है। हम सेम सिचुएशन लेंगे थिएटर की, जहां पर कॉमेडी का सीन आया, सब लोग हंस रहे थे। इस बार जॉन भी हंस रहा था, ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है, सब लोग कॉमेडी के सीन पे हंस रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जब बाकी सीन्स आते हैं, जब एक्शन का सीन आता है, जब रोमांस का सीन आता है, जब सैड सीन आता है, इमोशनल सीन आता है, उस टाइम पे जॉन का बिहेवियर कैसा होगा। अगर उस टाइम पे जॉन का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा देन हम कह सकते हैं कि जॉन की जो पर्सनालिटी है वो नॉर्मल है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स दोनों जगह पे सिचुएशन को रेस्पॉन्सिबल माना जा सकता है बिहेवियर का। में हंसने के लिए सिचुएशन को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि सिचुएशन हंसने की है। दूसरी में अगर इमोशनल सीन है तो इमोशंस के लिए वहां पे सिचुएशन को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि सीन इमोशनल चल रहा है। लेकिन अगर जॉन कॉमेडी के सीन पर भी हंस रहा है, इमोशनल सीन पर भी हंस रहा है, एक्शन सीन पर भी हंस रहा है, रोमांटिक सीन पर भी हंस रहा है, दैट मीन्स जॉन अलग अलग सिचुएशंस में सेम बिहेवियर शो कर रहा है, अलग अलग सिचुएशंस में सेम रेस्पॉन्स दे रहा है। दैट मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव नहीं कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनालिटी बिहेव कर रहा है। वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन को रीजन नहीं माना जा सकता, बल्कि जॉन की पर्सनालिटी को रीजन माना जा सकता है, जिसकी वजह से जॉन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में भी सेम रेस्पॉन्स दे रहा है, सेम बिहेवियर शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट या थर्ड एविडेंस जो इन्होंने कहा था कि जो हमें मदद करती है इंसान के बिहेवियर को जज करने में या इंसान की पर्सनालिटी को जज करने में, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है द डिग्री विच द एक्टर परफॉर्म्स सेम बिहेवियर एवरी टाइम द सिचुएशन ऑकर्स। कंसिस्टेंसी मतलब है कि
सेम सिचुएशन अगर 2 बार एक इंसान पे आती है तो दोनों बार इंसान का बिहेवियर कैसा होगा? अगर दोनों बार इंसान का बिहेवियर सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट है, यानी कि वहाँ पे वो इंसान रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा उस बिहेवियर का, उसकी पर्सनालिटी रेस्पॉन्सिबल मानी जाएगी उस बिहेवियर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऑफिस लेट पहुंचता है तो उसका बहुत से जज करने के लिए ये देखता है कि उस इंसान की जो प्रीवियस अटेंडेंस है वो कैसी है, लास्ट के जो दिन है, या फिर वो इंसान वीकली कितने दिन लेट आता है। अगर इंसान कंसिस्टेंटली लेट जा रहा है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट पहुंचता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान का जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि उस इंसान की पर्सनालिटी इररेस्पॉन्सिबल है जिस वजह से वो इंसान डेली लेट जा रहा है ऑफिस में। लेकिन अगर वो शख्स बाकी दिनों में लेट नहीं पहुंचता, सिर्फ एक दिन या सिर्फ उस दिन लेट पहुंचा, तब हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स ट्रैफिक जैम में फंसा होगा या फिर किसी और रीजन की वजह से वो आज लेट हुआ है। वहां पर हम सिचुएशन को रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं उसके बिहेवियर के लिए। तो जब भी कंसिस्टेंसी हाई होगी, इंटरनल कॉजेज होंगे बिहेवियर के, जब भी कंसिस्टेंसी लो होगी और एक्सटर्नल कॉजेज होंगे बिहेवियर के लिए। ये था पर्सन परसेप्शन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उसकी थ्योरीज जिन्हें हम एट्रीब्यूशन थ्योरीज कहते हैं। ये सब थ्योरीज हमें मदद करती हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को जज करने में, किसी भी इंसान के बिहेवियर के पीछे जो रीजंस हैं उन्हें समझने के बारे में।